नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पूस की रात कहानी को पढ़ा था, कहानी की परिभाषा भी जानी थी। आज की कक्षा में हम पूस की रात कहानी को कहानी के मूल 6 तत्वों पर ढाल कर देखेंगे और जानेंगे कि कहानी किस प्रकार से लिखी गई है। कहानी के मूल जो 6 तत्व हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। पहला तत्व है कथा वस्तु। पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इसका कथ्य किसान जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि किस तरह कठोर परिश्रम के बावजूद किसान हमेशा अभावों से घिरा रहता है और कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता। लगातार शोषण से उत्पीड़ित किसान की आस्था किसानी से डगमगा जाती है। हमने कहानी में देखा था कि हल्कू किसानी व्यवस्था से कितना पीड़ित है। मुन्नी बार बार आग्रह करती है कि वह किसानी छोड़ क्यों नहीं देता, मजदूरी क्यों नहीं करने लगता। कथा वस्तु में हमने आगे दिखाया है ऋणग्रस्तता की समस्या। हल्कू के ऊपर ऋण है, किसका? तो सहना का, और वो भी 3 रुपए वह मुश्किल से जुटा पाता है, लेकिन एक के बाद एक कई बाकी रहते हैं जिसे वह चुकाने में असमर्थ हो जाता है। कहानी की कथा वस्तु में मौसम की मार को भी दिखाया गया है कि किस तरह ठंड में खेती करना कितना मुश्किल कार्य है। कर्ज चुकाने की असमर्थता में मुन्नी बार बार हल्कू से कहती है कि वह खेती छोड़ दे। ये पूरी कथा वस्तु को बांधने का काम करती है। आगे एक अन्य जो बिंदु है वह बिंदु है किसान का परिवेश व पशुधन के साथ उसका रिश्ता। कृषि से हताशा एवं उससे उत्पन्न ऊब। किसान का जो परिवेश है वह किसान सामंती किसान से आज मजदूर हो रहे हैं और पशुधन के रूप में जबरा की बात की गई है। कृषि से हताशा और ऊब भी दिखाने का प्रयास किया गया है। पूरी कथा वस्तु इन्हीं कुछ बिंदुओं से जुड़कर बनी है। अगला कथन है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी में मुख्य रूप से 2 पात्र हैं, हल्कू और मुन्नी। एक अन्य पात्र भी है जिसका नाम है सहना, और एक पात्र पशु पात्र के रूप में पूरी कहानी में उपस्थित है, वह है जबरा। यदि अब हम हल्कू की बात करें तो हल्कू ही इस कहानी का केंद्रीय पात्र है। वह गरीब किसान है और नाम के विपरीत उसकी काया बताई गई है। प्रेमचंद ने यह पंक्ति भी लिखी है कि वह डील डॉल है शरीर से, लेकिन नाम के विपरीत है। क्यों? क्योंकि नाम है हल्कू, हल्कू यानी हल्का, और शरीर है उसका डील डॉल। एक अन्य पात्र है मुन्नी। मुन्नी हल्कू की पत्नी है, संवेदनशील स्त्री है। वह बार बार गृहस्थी के लिए सोचती है, खेती के लिए सोचती है, कर्ज चुकाने का भी सोचती है। पूरे कहानी में वह विद्रोहिणी स्वभाव की दिखती है। वह विद्रोह करती है, जमींदार के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली महिला है। एक अन्य पात्र जो है वह है सहना। सहना पूरी कहानी में अप्रत्यक्ष है, किंतु उसका जिक्र शुरू में ही होता है, बिल्कुल कहानी के प्रारंभ में। वह शोषक वर्ग का प्रतीक है। और एक प्रमुख पात्र है जबरा। जबरा पशु पात्र है और पूरी कहानी में हल्कू के साथ बने रहता है। अब हम कहानी के तृतीय तत्व की ओर चलेंगे, जिसका नाम है कथोपकथन अथवा संवाद। कथोपकथन, कथन के बाद कहा गया कथन, यानी कथन और उपकथन, इसे संवाद भी कहते हैं। संवाद के जरिए ही कहानी आगे बढ़ती है। कहानी की शुरुआत में ही हल्कू मुन्नी से कुछ पैसे मांगने आता है। वो कहता है कि लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। यह एक संवाद रहता है। कहता है कि किसी तरह से गला छूटे। तत्पश्चात मुन्नी का संवाद आता है। मुन्नी उससे कहती है 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। यह कथन मुन्नी का है। एक कथन और मैंने लिखा है, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। यानी कर्ज चुकाने की बात कर रही है मुन्नी। और तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। यह कथन हल्कू का है। पूरी कहानी संवाद से ही आगे बढ़ती है। कहानी में कथा वस्तु होता ही है, एक प्रारूप होता है, कहानी का एक आधार होता है, कुछ पात्र होते हैं जिनका चरित्र चित्रण किया जाता है, और उसके बाद पात्रों का संवाद होता है। इसी प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। अब हम चौथे तत्व की ओर आएंगे।
चौथा तत्व है देश काल अथवा वातावरण। अगर पूरी कहानी को हम पढ़ें तो स्पष्ट है कि यह कहानी वातावरण प्रधान है। वातावरण पूस की ठंडी रात में पूरी कहानी घटित होती है। यथार्थवादी घटनाएं हैं, कोई भी घटना काल्पनिक नहीं लगती। अगर हम किसानी समाज में जाएं, किसानों की स्थिति देखें, ठंड की रात में किसी तरह से काटकर अपने फसलों की सुरक्षा करते हैं। यह कहानी इसलिए यथार्थवादी कही गई है। सामाजिक और आर्थिक वर्गीय स्थिति को भी यह कहानी स्पष्ट करती है। सामाजिक आर्थिक वर्गीय स्थिति इस मायने में कि हम एक समाज हल्कू का देखते हैं, हल्कू और मुन्नी जैसे पात्र का, और एक समाज हम देखते हैं सहना जैसे पात्रों का। एक अन्य पांचवा तत्व है भाषा शैली। अगर हम भाषा शैली की बात करें तो पूरी कहानी को पढ़ने से पता चलता है कि कहानी अत्यंत ही सरल, स्वाभाविक और साहित्यिक भाषा शैली में लिखी गई है। सरल इस मायने में कि कहानी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वह हमारे मन मस्तिष्क में वैसे वैसे बैठती जाती है, और स्वाभाविक इस मायने में कि उसका एक एक कथन स्वाभाविक है, बिल्कुल भी कहीं भी बनावटी या कृत्रिम नहीं लगता। साहित्यिक भाषा शैली का भी परिचय हुआ है। कई स्थानों पर प्रेमचंद ने अपनी भाषा शैली का प्रयोग किया है। जैसे एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। यह साहित्यिक भाषा शैली में लिखी गई पंक्ति है। या फिर एक पंक्ति और हम देख सकते हैं कि इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। यह पंक्तियाँ साहित्यिक भाषा शैली में लिखी गई है। कहानी में स्थानीय शब्द और आंचलिक शब्दों का भरपूर प्रयोग हुआ है। चूँकि पूरी कहानी ही ग्रामीण जीवन शैली को, ग्रामीण सामाजिक दशा को व्यक्त करती है, इसलिए अनेक शब्द उसमें स्थानीय शब्द या आंचलिक शब्द के रूप में आए हैं। जैसे कुछ शब्द हैं हार, हार यानी खेत बधार, ऊख, ईख के स्थान पर ऊख का प्रयोग किया गया है। रांड, रांड भी एक शब्द आया है जो अपशब्द के रूप में आया है पछुआ के लिए, पछुआ हवा के लिए प्रेमचंद ने रांड पछुआ की बात कही है। आगे पुआल और मजूरी जैसे शब्द आए हैं। मजूरी शब्द मजदूरी के लिए आए हैं। अब हम कहानी के छठे तत्व पर चलते हैं। कहानी का छठा और जो आखिरी तत्व है वह तत्व है उद्देश्य। कोई भी कहानी निरुद्देश्य नहीं लिखी जाती। हर कहानी या कोई भी रचना सोद्देश्य होती है। पूस की रात कहानी का भी उद्देश्य है। अगर पूस की रात कहानी के उद्देश्य को हम देखें तो वह दो अर्थ पर है। एक अर्थ भाषा शिक्षण के आधार पर और दूसरा पूस की रात कहानी के आधार पर। अगर कहानी के उद्देश्य को हम भाषा शिक्षण के आधार पर देखें तो पहला उसका उद्देश्य है श्रवण कौशल एवं पठन कौशल का विकास। कोई भी कहानी, कोई भी रचना हम पढ़ते हैं तो पठन कौशल का विकास हमारे भीतर होता है, यानी पठन कौशल पढ़ने की कुशलता और श्रवण कौशल सुनने की कुशलता। इसलिए मैंने पहले कहानी का वाचन किया। वाचन शैली से हमारे भीतर पठन कौशल का विकास होता है और कहानी सुनने से और सुनकर समझने से श्रवण कौशल का विकास होता है। एक अन्य उद्देश्य है कल्पनाशीलता का विकास। पूरी कहानी काल्पनिक ढंग से लिखी गई है, लेकिन वह हमेशा वास्तविकता का आभास करती प्रतीत होती है। मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्राप्त करना भी एक उद्देश्य होता है। साहित्य को समाज के आधार पर अगर जोड़ने की बात करें तब इस कहानी का उद्देश्य बदल जाता है। पूरी कहानी साहित्य की एक विधा है और उस विधा को समाज से जोड़ने का कार्य प्रेमचंद ने किया है। किस प्रकार? तो किसानों की स्थिति को हल्कू के माध्यम से दर्शाने का। उन्होंने यह दिखाया है कि हल्कू जैसे पात्र आज हमारे समाज में कहीं एक आध जगह नहीं है, बल्कि पूरा समाज जो है किसानों की स्थिति को आज जो देख रहा है वह हल्कू की ही स्थिति के, हल्कू के ही दशा से देख रहा है। आगे हम बात करें तो पशुधन के रिश्ता। पशुधन का जो रिश्ता होता है वह ग्रामीण समाज में बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। हर घर में, हर द्वार पर ग्रामीण समाज में अगर हम जाएं तो वहाँ पशुधन जरूर मिलते हैं। और कहानी का एक उद्देश्य और है कि कृषि पर जो मौसम की मार है उसको भी बताना। अब हम कहानी की मूल संवेदना से परिचित होंगे। कहानी की मूल संवेदना की अगर हम बात करें
तो पूस की ठंडी रात में खेतों की सुरक्षा बिना किसी सुख साधन के संभव नहीं। प्रेमचंद ने कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि पूस जैसी ठंडी रात में खेतों की सुरक्षा यदि करना है तो उसके लिए साधन भी उपलब्ध होने चाहिए। अगला जो है बिंदु वह आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में किसान जो एक छोटे भूखंड का मालिक होता था, आज वह मजदूर बनने की स्थिति में आ गया है। हल्कू भी एक छोटा किसान था, लेकिन उसकी पत्नी मुन्नी चाहती है कि वह किसानी से जब कोई मुनाफा नहीं हो रहा तो क्यों न वह मजदूरी करे और सुकून से एक रोटी ही खा सके। कृषि की उपज का अधिकांश भाग मालिक तथा साहूकारों के हाथ में जाना, यह भी कहानी में बताया गया है और दर्शाया जा रहा है कि कृषि की उपज, कृषि आप कितना भी कर ले, लेकिन उसके ऊपर जो मालिक और साहूकार बैठे हुए हैं, उस कृषि का सारा मुनाफा उन्हीं के हाथों में जाता है। कृषि से अत्यधिक मुनाफा न होने के कारण कृषि के प्रति उदासीनता, हल्कू भी पूरी कहानी में कृषि के प्रति उदासीन हो जाता है। वह सोचता है कि कम से कम खेत के फसलें अगर नष्ट हो गई हैं तो कम से कम उसे रात तो नहीं बितानी पड़ेगी। हालांकि मुन्नी की यह सोच है कि अगर खेत की फसलें होती तो वह कर्ज से उबर जाती। अब वह सोचती है आखिरी में कि अब तो माल गुजारी करके ही उसे अपना जीवन व्यतीत करना होगा और कर्ज उतारना पड़ेगा। इस प्रकार बच्चों, हमने पूरी कहानी को पढ़ा और समझा, कहानी के मर्म को भी हमने जाना। प्रेमचंद पूस की रात कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। अब आइए हम यह देखें कि हमने पूरी कहानी को पढ़ने के बाद अपनी कितनी समझ विकसित की है। पूस की रात से संबंधित कुछ कहानी के अंशों को मैंने प्रश्न उत्तर के माध्यम से लिखा है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में भी आएंगे। हम एक एक करके सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसके समस्या का समाधान करेंगे। पहला प्रश्न है, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। बच्चों, आपको याद होगा कि जब मैं कहानी का तत्व बता रही थी तो 6 तत्वों में से जो दूसरा तत्व था वह था पात्र एवं चरित्र चित्रण। कुछ मैंने प्रमुख पात्रों की भी चर्चा की थी और कुछ गौण पात्रों की भी। तो प्रश्न पूछता है कि पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो जब हम प्रमुख पात्र की बात करेंगे तो एक एक पात्र को देखेंगे और फिर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। पहला ऑप्शन है ए, हल्कू। दूसरा ऑप्शन है बी, सहना। तीसरा ऑप्शन है सी, दुखी। और चौथा ऑप्शन है डी, होरी। तो याद कीजिए बच्चों, पूस की रात कहानी जिस केंद्र पर, जिस केंद्रीय पात्र पर घूम रही है, हम उसी पात्र को प्रमुख पात्र मानते हैं। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है ए, हल्कू। चूँकि पूरी कहानी हल्कू के माध्यम से ही कही गई है, इसलिए पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र हल्कू है। अब हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कहानी में आए पशु पात्र का क्या नाम है? ऑप्शन आप देखिए। ऑप्शन ए, जबरा। ऑप्शन बी, गिल्लू। ऑप्शन सी, लालमणि। ऑप्शन डी, झबरा। बच्चों, याद कीजिए, कहानी में कौन गया था खेत में, किसके साथ, कौन अपनी दुम हिला रहा था और कूं कूं की आवाज़ किसने लगाई थी? कुछ याद आया? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। कहानी में आए पशु पात्र का नाम है ऑप्शन ए, जबरा। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, मुन्नी के पास कितने पैसे थे? बच्चों, कहानी की शुरुआत को, प्रारंभ को आप याद कीजिए कि कहानी के शुरुआत में ही हल्कू मुन्नी से पैसे मांगने आता है और मुन्नी उसे बताती है कि उसने आले में कितने रुपए रखे हैं। याद आया? 2, 3 या 4? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है 2 रुपये, ऑप्शन बी है 3 रुपये, ऑप्शन सी है 4 रुपये और ऑप्शन डी है 5 रुपये। मुन्नी ने कितने रुपए देने से इनकार कर दिए थे? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, 3 रुपये।
अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न है, मुन्नी पैसे बचाकर क्यों रखी थी? बच्चों, हमें अपने कहानी की ओर फिर से चलना होगा। याद कीजिए कि कहानी में जब हल्कू आता है और मुन्नी से पैसे की मांग करता है और मुन्नी ने ये कहा कि मैं 3 रुपये बचाई हूँ, तो आपको शायद याद आ रहा होगा कि उसने पूरे 3 रुपये किस कार्य के लिए बचाए थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं, अगर याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम ऑप्शन से देखेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। ऑप्शन ए है खाट खरीदने के लिए, क्या ये सही है? ऑप्शन बी है कंबल खरीदने के लिए। ऑप्शन सी है सहना को देने के लिए और ऑप्शन डी है पुआल लेने के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, कंबल खरीदने के लिए। बच्चों, सहना को देने के लिए भी एक ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी। यह इसलिए दिया गया है कि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, हम हर पंक्ति को अच्छे से समझें। कंबल खरीदने के लिए मूल बात थी कि मूल विषय था कि 3 रुपये कंबल खरीदने के लिए रखा गया था। सहना को वही रुपए इसलिए देने पड़ रहे थे क्योंकि वह कर्ज में था। कौन? हल्कू। वह कर्ज को चुकाने के लिए सहना को पैसे देने वाले थे, लेकिन 3 रुपये जो बचाने की बात हो रही है वह केवल और केवल कंबल खरीदने के लिए थे। अब हम आगे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आगे 5वां प्रश्न है, हल्कू कंबल के पैसे किसे देने के लिए मांग रहा था? अभी हमने चर्चा भी की। ऑप्शन ए मुन्नी को देने के लिए, ऑप्शन बी स्वयं के लिए, ऑप्शन सी सहना को देने के लिए, ऑप्शन डी हरे राम को देने के लिए। बच्चों, जब ऑप्शंस दिए जाते हैं तो सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़े जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, पहला है ऑप्शन मुन्नी को, दूसरा स्वयं के लिए, तीसरा सहना को और चौथा डी हरे राम को। तो हरे राम का पात्र तो इस कहानी में है ही नहीं, तो यह ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, स्वाभाविक है। अब एक पात्र है सहना को देने के लिए, तो क्या ये सही उत्तर है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सी उत्तर सही है, सहना को देने के लिए। आगे के प्रश्न को अब हम देखते हैं। छठा प्रश्न है, खेत में किन जानवरों का झुंड आया था? कहानी को याद कीजिए, स्मरण में आएगा कि पूरी कहानी में खेत में कौन से जानवर आए थे रात में, जब जबरा कूं कूं करके आवाज़ लगा रहा था। शायद आपको याद आ गया होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं और यही समस्या का समाधान भी करते हैं। ऑप्शन ए है सियार, ऑप्शन बी है नीलगाय, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है भेड़िया। याद आया बच्चों? इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीलगाय। नीलगाय पूरे खेत को चर गए थे, आपको याद आ गया होगा। चलिए अब हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति किसे चारों तरफ से जकड़ रखा था? याद कीजिए बच्चों, ये खेत के दृश्य का प्रश्न है कि खेत में कौन गया था और अकर्मण्य कौन था। याद आया? खेत में हल्कू गया हुआ था और वहाँ जबरा भी गया था, तो 2 कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं और फिर इसका उत्तर करते हैं। ऑप्शन है ए हल्कू, ऑप्शन है बी सहना, ऑप्शन है सी मुन्नी और ऑप्शन है डी जबरा। अगर हम चारों ऑप्शन की बात करें बच्चों, तो ऑप्शन डी से अगर शुरुआत करते हैं तो जबरा जो है वह अपने कर्तव्य का पूरे निर्वाह करता है। जब वो भौंकता है तो अकर्मण्य तो वह हुआ नहीं। ऑप्शन सी अगर मुन्नी की बात करें तो मुन्नी भी खेत में गई नहीं थी, तो मुन्नी भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी की बात करें सहना, तो सहना पात्र भी खेत में नहीं था उपस्थित, वह पूरी कहानी में केवल उसका जिक्र हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन सही होगा ए हल्कू। हल्कू को अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति चारों तरफ से जकड़ रखा था।
अब हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, फसल नष्ट होने पर कौन चिंतित था? फसल नष्ट होने पर कौन चिंतित था? ध्यान दीजिए। ऑप्शन है ए हल्कू, ऑप्शन बी मुन्नी, ऑप्शन सी सहना, ऑप्शन डी जबरा। फसल नष्ट होने पर चिंतित होने की बात जब की जा रही है तो जबरा ने तो भोग भोग कर अपने मालिक को यानी हल्कू को जगाना ही चाह रहा था वह, यानी चिंता उसे भी थी। लेकिन जब हम चिंतित होने की बात कर रहे हैं तो ये मानवीय पक्ष से बात कर रहे हैं, और मानवीय पक्ष से बात करेंगे तो हम मानव पात्र में ही उसका समस्या का समाधान ढूंढेंगे। तो चलिए फिर से हम एक बार ऑप्शन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि जबरा अगर उत्तर नहीं होगा तो आया ऑप्शन सी बचा सहना। तो सहना भी चूँकि जिक्र है वहाँ है नहीं, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी की अगर बात करें मुन्नी, तो मुन्नी चिंतित थी, हल्कू नहीं था। याद कीजिए कहानी की आखिरी पड़ाव पर हल्कू प्रसन्न होता है और मुन्नी चिंतित हो जाती है। तो उत्तर सही होगा ऑप्शन बी मुन्नी। अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 9वां प्रश्न है, फसल नष्ट होने से कौन खुश था? बच्चों अभी अभी हमने जिक्र किया कि फसल नष्ट होने से कौन खुश था, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सहना, ऑप्शन बी मुन्नी, ऑप्शन सी जबरा, ऑप्शन डी हल्कू। सही उत्तर है डी, फसल नष्ट होने से हल्कू प्रसन्न था। चलिए अब हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, पूस की रात गद्य की कौन सी विधा है? बच्चों हमने कहानी के शुरुआत में ही विधा की चर्चा की है। विधा यानी प्रकार, गद्य में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो ऑप्शन ए निबंध, क्या ये सही है? ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी नाटक। सही उत्तर है ऑप्शन बी कहानी। पूस की रात गद्य की कहानी विधा है। आगे प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या है 11। 11वां प्रश्न है कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? हमने कहानी के लेखक परिचय से के भी माध्यम से जाना है, और हमने ये पूरी कहानी को जब पढ़ा है तो बार बार मुंशी प्रेमचंद का जिक्र भी आया है। तो कहानी का पूस की रात कहानी के कहानीकार की यदि हम बात करेंगे तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। अब हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? याद कीजिए बच्चों, लेखक परिचय में हमने इसे पढ़ा है और जाना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1884 बस्ती उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी 1921 कोलकाता पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी 1828 रायगढ़ महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी 31 जुलाई 1880 लम्ही उत्तर प्रदेश। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही उत्तर प्रदेश में हुआ। 13वां प्रश्न है, प्रेमचंद ने आरंभिक लेखन किस नाम से किया? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको शायद याद होगा बच्चों, हमने इसे लेखक परिचय में ही पढ़ा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है धनपत राय, ऑप्शन बी नवाब राय, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, और ऑप्शन डी अजायब राय। चलिए हम एक एक ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए धनपत राय। याद कीजिए बच्चों, धनपत राय प्रेमचंद का मूल नाम था, इसलिए आरंभिक लेखन की जब चर्चा हो रही है
तो अगर हम ऑप्शन बी की तरफ जाएं और नवाब राय पढ़ें तो यह उत्तर सही है, क्योंकि नवाब राय के नाम से मुंशी प्रेमचंद ने आरंभिक लेखन किया है। सोजे वतन की भी मैंने चर्चा की थी और मैंने यह भी बताया था कि वह उर्दू में प्रारंभ में लेखन किया करते थे। मुंशी प्रेमचंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुंशी प्रेमचंद बाद के नाम से वो जाने गए जब उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर ली गई थी। और जो ऑप्शन डी है अजायब राय, वह उनके पिताजी का नाम था। तो बच्चों, इस प्रकार से 13वां प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन बी नवाब राय। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कृति नहीं है? बच्चों, साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हमने ये पढ़ा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी निर्मला, ऑप्शन डी पत्नी। तो बच्चों, आपको याद होगा सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है, गोदान भी प्रेमचंद का उपन्यास है और निर्मला यह भी प्रेमचंद का उपन्यास है, किंतु पत्नी जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, इसीलिए प्रेमचंद की यह कृति नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो है आंसर ऑप्शन डी पत्नी। चलिए अब हम आखिरी प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। एक कथन है कि मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? बच्चों, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। कई बार कथन दिए रहेंगे और सवाल बिल्कुल हूबहू ऐसा ही होगा कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। कई बार प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि यह कथन किस कहानी अथवा किस विधा में आई है, या फिर यह भी आता है प्रश्न कि इस कथन के पंक्तिकार कौन है। तो ऐसे में इस प्रश्न को हम कई दृष्टिकोण से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हमने ये प्रश्न रखा है कि मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हल्कू, ऑप्शन बी मुन्नी, ऑप्शन सी सहना और ऑप्शन डी निर्मला। बच्चों, याद कीजिए कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन कहा गया है हल्कू के द्वारा। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हल्कू के द्वारा। हल्कू ने कहा है कि मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें। आशा है बच्चों, इन कुछ प्रश्नों के माध्यम से भी हम पूरी कहानी को पुनः एक बार अच्छे से समझ सके होंगे और पूरी कहानी को एक बार फिर से स्मरण कर सके होंगे। तो बच्चों, आज के लिए धन्यवाद। पुनः मैं अगली कक्षा में अगले विषय के साथ प्रस्तुत होंगी।